हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे 2 अक्टूबर 2025 के इम्पॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप किसी भी अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारा सेशन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। और अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ 15 दिन हमारी इस क्लास को करके देखिए और फिर इसका रिजल्ट आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स में, साथ ही जो भी आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें ज़रूर देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो बढ़ता जाएगा, साथ ही आपका जो ग्रिप है करंट अफेयर्स पे वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमारी सेशंस की खासियत यही है कि हम हर क्लास में ना सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स करते हैं बल्कि हम पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज करते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे मेन फोकस है रिवीजन, और जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का भी जो मेन की होता है वो रिवीजन होता है। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स चलिए अपना जो सेशन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और हमेशा की तरह हम क्लास की शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जो भी पढ़ा है उसको हम यहाँ पे सरसरी निगाह से एक बार रिवाइज करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? यह है हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी, और ये अनाउंस किया गया है अंडर द MAB प्रोग्राम। MAB क्या है? मानव और जीवमंडल कार्यक्रम। ठीक है, इसके तहत ये अनाउंसमेंट करी गई है। अक्टूबर 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं मिस्टर शिरीष चंद्र मुर्मू। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तो ये रिप्लेस कर रहे हैं मिस्टर राजेश्वर राव को। ठीक है, किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 7वां SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने बांग्लादेश को हरा के ये जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया है। कहाँ पर हुआ था ये इवेंट? तो श्रीलंका में हुआ था और ये इसका 10वां संस्करण था। विश्व हृदय दिवस 2025 हमने कब मनाया? 28 सितंबर को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी एक भी धड़कन ना चूके। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कौन सा बन गया? तो ये है कतर। ठीक है, और कतर के पहले कौन सी 7 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अडॉप्ट किया है? तो ये कंट्रीज़ हैं भूटान, नेपाल, फिर सिंगापुर, इसके बाद फ्रांस, फिर है UAE, मॉरिशस और श्रीलंका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कंट्रीज़ हैं, और इनके बाद कतर जो है वो अब 8वां देश हो गया है जिसने हमारा UPI अडॉप्ट कर लिया है। सितंबर 2025 में स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइनर चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है मिस्टर शैलेश चंद्र। ठीक है, ये अगले 3 सालों के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे, यानी 2028 तक अब ये टाटा मोटर्स के नए MD और CEO बने रहेंगे। सितंबर 2025 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ की गई है? तो अंडमान बेसिन में, और हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है? तो ये बिहार में लोकेटेड है, और इसी के साथ भारत में अब कुल 93 रामसर साइट्स हो गए हैं। ठीक है, और अगर हम सिर्फ बिहार में बात करेंगे तो बिहार में कुल 5 रामसर साइट्स हैं। भारत ने सितंबर 2025 में ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो हमने टोटल इसमें 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड था, 1 सिल्वर था और 3 ब्रॉन्ज था। सितंबर 2025 में होमले संहिता हरिणी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा अमशी प्रसन्न कुमार। सितंबर 2025 में किसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? तो आंसर है R वेंकट रमनी। ठीक है, ये 1 अक्टूबर 2025 से इनका जो कार्यकाल है वो शुरू हो रहा है, और 30 सितंबर 2027 तक अब ये हमारे अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको डेप्थ में समझना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी बस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूँ 1 मिनट में कि हमारी जो अगस्त मंथ के लिए करंट अफेयर्स की ई-बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। साथ ही हमारी वेबसाइट पे ये पिछला 8 महीने का करंट अफेयर्स का जो ई-बुक है वो भी अवेलेबल है। इसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे। और इन सभी ई-बुक्स को परचेज़ करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को
को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सैम्पल है आपके लिए चेक करने के लिए कि हमारी बुक कैसी है। तो अब देखिए यहाँ पे कि हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कितने एक्सप्लेन किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी लगाई जाती हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को समझ सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है आज का, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड इस साल किसको दिया गया है? आंसर है सिंगर सोनू निगम को। ठीक है, तो वर्ष 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है पार्श्व गायक सोनू निगम को। इस समारोह का आयोजन हुआ था 28 सितंबर 2025 को। कहाँ पर? लता मंगेशकर सभागार इंदौर में। पुरस्कार के प्रदानकर्ता हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विशेषता क्या है इसकी? गीत संगीत में सोनू निगम के 48 वर्षों के संगीत सफ़र को सम्मानित किया गया इस लता मंगेशकर अवार्ड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार महान भारतीय पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि इसको कौन देता है? मध्य प्रदेश की सरकार देती है। ठीक है, तो किसको मिला है? आंसर है यहाँ पे सोनू निगम को। अच्छा, ये तो हो गया मध्य प्रदेश का अवार्ड। एक महाराष्ट्र स्टेट का अवार्ड है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और इसका नाम है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पता नहीं क्यों एग्जामिनर को ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा आपको रिवाइज करवा दूं कि जो 2025 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है वो इस साल मिला है मिस्टर राम सुतार को। राम सुतार कौन है? ये स्कल्प्टर हैं और इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया हुआ था। ठीक है, तो इस साल के विनर थे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के लिए मिस्टर राम सुतार। चलिए इसी के साथ हम थोड़े से पुरस्कार और सम्मान के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं 2025 के। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 दिया गया डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को। 34वां सरस्वती सम्मान इस साल का दिया गया है भद्रेश दास को। एबल पुरस्कार जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है ये मिला है इस साल मसाकी काशीवारा को। इनकी कंट्री मैंने आपको बताई थी, ये जापान को बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर दिया गया है समर अबू एलॉफ को। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है अनीसुर रहमान को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 का दिया गया है आर.के. श्रीराम कुमार को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार इस साल का दिया गया है गुंटर ब्लॉशेल को। और 59th एडिशन का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला है मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला को। वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था है एजुकेट गर्ल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और लास्ट है पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है एडेमोला ए एडेनले को। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, कोई कमेंट्स में कह रहा था कि मैम थोड़ी देर रुका करिए, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती हैं तो हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G 5G रेडी नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन हो गया है उड़ीसा के झारसुगुड़ा में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से BSNL के पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन किया। इसे C.DOT तेजस और TCS के सहयोग से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 97,500 मोबाइल टावर और 443 स्वदेशी टावरों का उद्घाटन किया। ये कदम भारत को विश्व के उन चुनिंदा 5 देशों की सूची में शामिल करता है जो अपनी स्वदेशी तकनीक से 4G सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं। ठीक है, और हमारे अलावा कौन से 4 देश हैं जिनके पास 4G सेवाएं हैं खुद की? पहला है डेनमार्क, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है साउथ कोरिया और चौथा है चीन। ठीक है, इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है BSNL का फुल्ली इंडिजिनस 4G नेटवर्क स्टैक। कहाँ पर? ओडिशा के झारसुगुड़ा में। BSNL की बात करेंगे तो इसके CMD कौन है? इनका नाम है रॉबर्ट J. रवि। ठीक है, और BSNL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई है? इन विच नेशनल पार्क वॉज द फीमेल चीता मुखी द फर्स्ट चीता बॉर्न इन इंडिया टू रीच एडल्टहुड बॉर्न? ये कहाँ पर पैदा हुई थी? आंसर है यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पे है कूनो नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में। असल में जितने भी ऑप्शंस हैं सब मध्य प्रदेश के हैं। कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क, सारे के सारे जो नेशनल पार्क्स हैं वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत में जन्मी मादा चीता मुखी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान की है। मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क मादा चीता बन गई है। ठीक है, उसका जन्म 29 मार्च 2023 को अफ्रीका से लाई गई मादा चीता ज्वाला के गर्भ से हुआ था। ठीक है, तो इसकी जो माँ है उसका नाम है ज्वाला।
अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं कूनो नेशनल पार्क की, अगर आपको याद हो तो हमने नामीबिया से यहाँ पर चीताज़ को लाके रिप्लेस किया था, यानी हम जो नामीबिया से चीता लेकर आए थे 2022 में, उन सभी चीताज़ को हमने रखा था कूनो नेशनल पार्क में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसी वजह से उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसकी लोकेशन पूछी जा रही थी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि स्टैटिक जीके आपका बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। यानी जितने नेशनल पार्क्स हैं, टेम्पल्स हैं, फिर लेक्स हैं, सिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप याद नहीं रख सकते सारा का सारा, राइट। लेकिन आपसे एग्जाम में सिर्फ वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो करंट अफेयर्स का हिस्सा बन जाती हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि कूनो नेशनल पार्क यहाँ पे न्यूज़ में आ गया है, तो इसकी लोकेशन आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जा सकती है। ओके, अब यहाँ पे पन्ना और सतपुड़ा और कान्हा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसकी लोकेशन याद रखना, लेकिन कूनो नेशनल पार्क की लोकेशन अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो हमने इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे को सेलिब्रेट किया है 30 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 24 मई 2017 को 71288 संख्या के प्रस्ताव के माध्यम से 30 सितंबर को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस घोषित किया था। पर्पस क्या है? अनुवादकों और भाषा पेशेवरों के कार्यों को उजागर करना, जो वैश्विक संवाद, शांति और विकास को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। ये तो आपके नॉलेज के लिए था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थीम याद रखना। इस साल के लिए हमने थीम रखी है अनुवाद, एक ऐसा भविष्य बनाने में अनुवाद की भूमिका जिस पर आप विश्वास कर सकें, ठीक है। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन शेपिंग अ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट। तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हमने मनाया है 30 सितंबर को और थीम है ट्रांसलेशन शेपिंग अ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट। अच्छा, वापस से हम लोग ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस में और क्या क्या चीज़ें हैं? 29 सितंबर हम लोग उस दिन क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक है। फिर 28 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेबीज़ डे। मैंने आपको बताया था कि भारत का पर्पज़ है, भारत का उद्देश्य है कि 2030 तक भारत को रेबीज़ फ्री बनाना है, ठीक है। 27 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टूरिज्म डे। ओके, तो ये सारे डेज भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट हाल ही में रिलीज़ कर दी गई। इसमें बताना है कि कौन सा देश है जो फर्स्ट पोजीशन पे है। आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, सिंगापुर। तो गैलप द्वारा जारी ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर ने 12वीं बार इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया, ठीक है। 12th बार सिंगापुर ने टॉप किया है इस इंडेक्स को। वहाँ पुरुषों और महिलाओं दोनों की सुरक्षा धारणा में लगभग पूर्ण समानता पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार 73% वयस्क विश्व स्तर पर रात में अकेले चलते समय सुरक्षित महसूस करते हैं, जो गैलप द्वारा मापा गया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है, ठीक है। टॉप 3 देश इसमें कौन कौन से रहे? सिंगापुर, ताजिकिस्तान और चीन और ओमान तीसरे पोजीशन पे एक साथ थे, ठीक है। और माप का आधार क्या है? गैलप की रिपोर्ट मुख्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स पर आधारित होती है। इसमें मापा जाता है कि कितने वयस्क रात में अकेले चलते समय लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को इसमें आंका जाता है। और पहले पे है इसमें सिंगापुर, दूसरे पे है ताजिकिस्तान, तीसरे पे चीन और ओमान एक साथ हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट को किसने टॉप किया है। आंसर है यहाँ पे सिंगापुर। सिंगापुर ने एक और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स को इस साल टॉप किया है। वो कौन सी इंडेक्स है? आपको तुरंत याद आना चाहिए, इसी तरह से रिलेट करके करंट अफेयर्स को याद रखा जाता है, क्योंकि तो 2025 का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स था, ये भी एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो इस इंडेक्स में सिंगापुर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे था। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया की रैंक क्या थी इस साल के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंक है 77, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो मिलकर एस्टैब्लिश करेंगे अपना पहला क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट? तो ये एग्रीमेंट हमने करा है भूटान देश के साथ। भारत ने भूटान में 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 रेल लाइनें बनाने की घोषणा की है, जो भूटान के गेलिफू और समत्से को भारत के असम के कोकराझार और पश्चिम बंगाल के बनारहाट से जोड़ेगी, ठीक है। पहली जो रेल लाइन है वो लगभग 69 किलोमीटर लंबी होगी, जो कोकराझार से गेलिफू तक जाएगी। और जो दूसरी रेल लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये लगभग 20 किलोमीटर लंबी होगी, जो बनारहाट को समत्से के साथ जोड़ेगी। तो ये जो 2 रेल लाइन परियोजनाएं हैं, ये इंडिया और भूटान के बीच में इसका एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। भूटान की बात करेंगे तो ये एक साउथ एशियन कंट्री है, यानी कि साउथ एशिया में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है थिम्फू, ठीक है। और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? इसकी करेंसी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि अजीब सा नाम है, इसका नाम है इंगल्ट्रम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आयुष मंत्रालय ने भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो आयुष मिनिस्ट्री ने इंडिया के पहले इंटीग्रल ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर का इनॉग्रेशन कर दिया है, बी ऑप्शन, गोवा में। तो 10वें राष्ट्रीय आयुष दिवस पर आयुष मंत्रालय ने भारत का पहला
इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा धारगल गोवा में उद्घाटित किया। ये केंद्र खास तौर पर कैंसर रोगियों के लिए बनाया गया है, जहां पर आयुर्वेद, योग, पंचकर्म, फिजियोथेरेपी, आहार चिकित्सा और आधुनिक कैंसर विज्ञान को एक ही छत के नीचे मिलाकर समग्र और रोगी केंद्रित देखभाल प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये जो इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर है, इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है गोवा के स्टेट में। हमारे मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है? आंसर हो जाएगा प्रताप राव गणपत राव जाधव। ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारी आयुष मिनिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस BR गवाई। इन्होंने सेकेंड नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन कर दिया है उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर में। दूसरा राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन था ये, जिसकी उद्घाटन तिथि थी 27 सितंबर। कहाँ पर हुआ है? लोक सेवा भवन भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसका उद्घाटक यानी किसने उद्घाटित किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई ने। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कम्भमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। इस सम्मेलन का उद्देश्य था मध्यस्थता के माध्यम से न्याय वितरण को सुलभ, त्वरित और प्रभावी बनाना। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन हुआ है भुवनेश्वर में। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जस्टिस की फील्ड में, वो आपको याद रखना है। पहला यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में इसी मंथ में नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं और इनका नाम है जस्टिस श्री चंद्रशेखर। ठीक है, ये हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे कलकत्ता के हाई कोर्ट की। कलकत्ता हाई कोर्ट में भी हमारे नए चीफ जस्टिस नियुक्त हो गए हैं और इनका नाम है जस्टिस सुजय पॉल। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट जो हैं वो अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रख दी है? तो वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर 2800 मेगावाट माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट? इसकी नींव रखी गई है राजस्थान के बांसवाड़ा जगह पे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2800 मेगावाट की ये माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले में रख दी है। ये परियोजना माही नदी के किनारे स्थित है और इसीलिए इसका नाम माही के नाम पे पड़ा है और देश के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक होगी। इसमें 700 बाय 700 मेगावाट की 4 स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इकाइयाँ शामिल होंगी। ठीक है, तो ये जो माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है राजस्थान के बांसवाड़ा में। यहाँ पे राजस्थान स्टेट की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर फ़िलहाल कौन है? तो इनका नाम है मिस्टर भजन लाल शर्मा और यहाँ पे गवर्नर हैं फ़िलहाल हरिभाऊ बगाड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 को इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है और कौन सा शहर इसके लिए होस्ट रहेगा? तो आंसर है यहाँ पे चेन्नई सिटी। ठीक है, तो विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की बात करेंगे, इसके लिए मेज़बान देश है भारत और कहाँ पर होगा भारत में? तो चेन्नई में। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। फिर इसके बाद तारीख यानी कब से कब तक होगा? तो 9 से 11 फरवरी अगले साल 2026 में। आयोजक इसके कौन है? तो इसे भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना कि वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है और इसके लिए कौन सा शहर है जो कि मेज़बान रहेगा? तो चेन्नई शहर। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस की और अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है इस दोनों चीज़ों का हेडक्वार्टर अलग अलग जगह है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्दो बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में लोकेटेड है। ठीक है, इटली के रोम शहर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट कर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सितंबर 2025 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित मौनिक शाह सेंटर में किया है। ये 2 दिन का सम्मेलन था जिसमें पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्विकास के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयासों को मजबूत करने का उद्देश्य रखा गया था। सम्मेलन का विषय क्या था? विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण, यानी विकसित भारत एंड एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी
इसको ऑर्गेनाइज़ किया था डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा, और ये कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। इसका इनॉग्रेशन किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में। इसी के साथ फ्रेंड्स चलिए हम थोड़े से सम्मेलन के जो करंट अफेयर्स हैं 2025 के लिए वो रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो शिखर सम्मेलन था इस साल का, वो कहाँ पर हुआ है? चीन के तियानजिन शहर में। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन हुआ है हेग, नीदरलैंड्स में। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी करी ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो ने। 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2026 का, उसके लिए होस्ट रहेगा भारत। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है वो चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित की गई थी। 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन हुआ है महाराष्ट्र के शहर पुणे में। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र को होस्ट किया है आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम ने। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आयोजित किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसके लिए विषय रखा गया था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट हुआ है फ्रांस में इस साल, और भारत की तरफ से कौन इसमें शामिल हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेज़बानी करेगा भारत। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण आयोजित हो रहा है अबू धाबी में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 ऑर्गेनाइज हुआ है गुजरात के गांधीनगर शहर में। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन की शीट है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कहीं पर लिख के रख सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आप देखेंगे। ठीक है। फिर से मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपना। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किया, कहाँ पर किया है? तो हमारे मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इंडिया का पहला मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर इसका इनॉग्रेशन कर दिया है। कहाँ पे? तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन चेन्नई के पास थेनपट्टिनम स्थित एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नॉलेज पार्क में किया। भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्नत समुद्री प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा इंडिया का पहला मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर है ये कहाँ पर ओपन किया गया? आंसर है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। ये जो हमारे मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, ये किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में जाके लिखना होता है ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 हमने कब मनाया? और तीसरा क्वेश्चन है गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके लिखिएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा सेशन यहाँ पर वाइंड अप होता है। कल की वीडियो में आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे, उसके लिए लॉट्स ऑफ थैंक यू टू ऑल। ये जो आपके फीडबैक होते हैं ये हमें एक्चुअली में मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट और वीडियोज़ लेकर आएँ। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए अच्छी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।